वालेकुम, गुड मॉर्निंग टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह और मैं हूं आपका मेजबान अहमद अलीम हैदर। नाज़रीन, आज भी आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें लेकर आए हैं, तो चलते हैं बिला तमहीद अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इंफोटेनमेंट। क्या कहते हैं अहमद, इंफोटेनमेंट की पहली खबर आप शेयर करेंगे या मैं शेयर करूं? आप शेयर कर लें। चले पहली खबर आप शेयर कर लें। नाज़रीन, आज हम आपको पहली खबर ही जरा एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जो थोड़ी सी नाखुशगवार है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन है। आप लोग, हम अक्सर औकात इस तरह के बच्चों की पैदाइश के बारे में सुनते हैं और बहुत सारे ख्यालात और कहानियां उससे जोड़ लेते हैं, लेकिन इस तरह के बच्चों की पैदाइश क्यों होती है, ऐसी कोई बीमारी होती है, आज हम आपको उस बीमारी के बारे में बताएंगे। यमन में एक आंख वाले बच्चे की पैदाइश हुई और पैदाइश के थोड़े घंटों बाद ही वो बच्चा, डेथ हो गई उस बच्चे की, वो बच्चा फौत हो गया। लेकिन आप सबको बताएंगे कि एक आंख वाले बच्चे की पैदाइश किस सूरत में होती है, कौन सी ऐसी डिजीज होती है, आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं। अच्छा, खाना जंगी से मुतासरा मुल्क यमन के एक सूबा अल-बजिया में एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई है जिसकी एक आंख थी। अच्छा, ये एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है साइक्लोपिया। और जो पेरेंट्स मतलब इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, उनके यहाँ फिर इस तरह के बच्चे की पैदाइश होती है। अच्छा, कहा जाता है कि इस तरह के बच्चों की 5 सदियों में दुनिया भर में सिर्फ 6 बच्चे ऐसे पैदा हुए हैं जिनकी एक आंख थी, और वो भी मतलब ज्यादा घंटे नहीं जी सके, चंद घंटे वो जिए और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। तो माँ बाप के लिए बड़ा एक तकलीफ दे अमल होता है, बड़ा ही हार्ड टाइम होता है जब वो अपनी औलाद को इस तरह के हाल में देखते हैं, और औलाद तो औलाद होती है चाहे वो जैसे भी हाल में हो, तो माँ बाप के दिल के तो बहुत ही करीब होती है। अच्छा, जराए का कहना था कि एक आंख वाले बच्चे की पहली बार पैदाइश 1665 में हुई थी, और तब से अब तक सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में ऐसे बच्चे जिनकी सिर्फ एक आंख है उनकी सिर्फ 6 पैदाइशें हुई हैं, और जैसा हमने बताया वो ज्यादा अरसा नहीं जी सके। इस बच्चे की थोड़ी सी डिटेल आप सबसे शेयर करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सूबे में जो एक निजी अस्पताल में इस बच्चे ने जन्म लिया, और इस बच्चे के चेहरे पर एक आंख का सुराख और एक बसरी रग थी। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चा पैदाइश के 7 घंटों बाद ही फौत हो गया। तो आज एक सैड स्टोरी से हमने अपने प्रोग्राम का आगाज किया है, लेकिन फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है कि एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें पेरेंट्स मुब्तला होते हैं, उन पेरेंट्स के फिर आगे जो नस्ल होती है उसमें किसी एक बच्चे की ऐसी पैदाइश होती है जिसकी एक आंख होती है और वो ज्यादा घंटे नहीं जी सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। खैर, इसीलिए कहते हैं कि जी तंदुरुस्त औलाद जो है वो भी किसी नेमत से कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमने उमूमी तौर पर देखा है कि रेस्टोरेंट में जो वेटर्स होते हैं, जिनको आप उर्दू में बैरा भी बोलते हो, वो काफ़ी अदब और शाइस्तगी के साथ अपने कस्टमर्स के साथ पेश आते हैं। क्योंकि किसी भी रेस्टोरेंट पे आप जब जाते हो तो उसके एम्बियंस के साथ साथ सबसे जो पहली चीज़ मैटर करती है वहाँ पे उन लोगों का बिहेव होता है कि वो आपको अकोमोडेट किस तरह से करते हैं, आपको किस तरह से सर्व करते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर वेटर को बदतमीज़ी करने का उसके मालिक की जानिब से मुआवजा मिलता है। कोई वेटर अगर अपने कस्टमर के साथ बदतमीजी करता है तो रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो उसको इनाम देता है। और जो उनका स्लोगन है, वो स्लोगन आप सबसे पहले जान लें कि स्लोगन है ग्रेट फूड टेरिबल सर्विस। कि खाना अच्छा है लेकिन जो सर्विस बहुत टेरिबल है। आपको इनके जो ऑनर है उनका नाम है जी केर्नेस डाइनर, जो कि सिडनी में है। सिडनी में सबसे पहले इन्होंने रेस्टोरेंट खोला था। इस रेस्टोरेंट के एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब आप रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो तो वहाँ पर मौजूद जो वेटर्स हैं वो मेन्यू लोगों के सामने पटकते आपको नज़र आते हैं। उनके लिबास का, उनके बैठने का जो तरीका है उसके ऊपर उनको टोंट करते नज़र आते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते नज़र आते हैं, शाउट करते नज़र आते हैं। तो उसके बावजूद भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि रेस्टोरेंट्स काफ़ी फेमस है। तो जो ऑनर है वो कहते हैं कि अपने बैरों की बदतमीजी पर मैं फख्र महसूस करता हूं, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा बदतमीजी करने के बावजूद भी मेरा कारोबार उसी तरह से फैलता जा रहा है दिन ब दिन। क्या लगता है आपको, क्या वजूहात हो सकती हैं कि इतना ज़्यादा? मैं पर्सनली कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा कि मैं वहाँ पे जाके बैठूँ जहाँ पे एक मेरा जो कंफर्ट जोन हो वो डिस्टर्ब हो, क्योंकि आप आउट ऑफ स्टेशन तभी जाते हो, किसी रेस्टोरेंट पे जाके बैठते हो
किसी भी जगह पे इसलिए जाते हो तब आप अपने रूटीन के जो वर्क होते हैं, जो आपकी हेक्टिक लाइफ होती है, उससे मामूल कुछ से हटकर कुछ करना हाँ, तो चाहते आप हो एक ना? सुकून के लिए जाके बैठते हो, लेकिन हाँ। वहां पर भी आपके साथ वही सब कुछ चल रहा हो कि कोई आपके सामने आके जो मेन्यू घर में हो रहा होता है। जो मेन्यू पता करा हो आपके सामने आकर, और इस तरह का कुछ नहीं, हो बाज़ रहा हो। औक़ात लोग ऐसी चीजें इसलिए भी पसंद करते हैं कि उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और उन्होंने अपना ये स्लोगन बना लिया है, अपना स्टाइल बना लिया है, तो डेफिनेटली वो इस हद तक बदतमीजी नहीं करते होंगे कि कस्टमर बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाता हो, लेकिन फिर भी बदतमीजी तो बदतमीजी और पर्सन टू इससे पर्सन पहले डिपेंड हमने करता वो है। एक जद्दा के रेस्टोरेंट का आपके साथ जिक्र किया था जहाँ पर मुर्दों के साथ बैठ के खाना खिलाया बिल्कुल जाता था, जी, तो लेकिन वो हमें तो रेस्टोरेंट्स के नए-नए ट्रेंड्स बनते थीम नजर थी, आ वो रहे तो हैं। एक तो चले। लेकिन जो आपने बात की है ना कि वो इस हद तक बदतमीजी नहीं करते होंगे, तो वो आपको बताते चले हाँ। कि ग्राहकों पर चीखना चिल्लाना मामूली सी बात है। वहाँ पर उनकी मेजों पर मेन्यू पटक पटक कर रखा ऐसी जगह जाता पर है। जाना चाहिए इंसान को, अपनी औकात का अंदाजा। यही नहीं बल्कि वो बेहुदा फिक्रों के साथ ग्राहकों के बालों और कपड़ों का भी मजाक उड़ा रहे होते वेरी हैं। सैड। तो अब वहाँ पे एक टर्म है कि अगर किसी ने इस रेस्टोरेंट में जॉब लेनी है तो उसका बदतमीज होना सबसे लाज़िम ज्यादा है। जरूरी है। कि अगर कोई बदतमीज है, जो जितना ज्यादा बदतमीज, इट मीन्स कि उसको उतनी ज्यादा पेरोल मिलेगा, वहां पर वो काम करेगा। रेस्टोरेंट की ये जो चेन है, इसके हवाले से थोड़ा सा आपको बताते चलें कि अक्टूबर 2021 में उन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट सिडनी में खोला था, जबकि ब्रिस्बेन में उनका रेस्टोरेंट इस साल अप्रैल तक काम शुरू कर देगा। उनका तीसरा रेस्टोरेंट मेलबर्न में इसी साल काम शुरू कर देगा। ऑस्ट्रेलिया के अलावा बरतानवी शहर शेफील्ड में केर्नेस डाइनर ने अपना रेस्टोरेंट इसी महीने लॉन्च कर दिया, जबकि मैनचेस्टर में उनका दूसरा बरतानवी रेस्टोरेंट बहुत जल्द मुतवक्के है। इस पे आपको बताते चले कि जो वहाँ पर मौजूद ग्राहक है, हम जब भी किसी वेटर को कॉल करते हैं, बैरे को कॉल करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आपका मेन्यू क्या है या हमें कुछ चाहिए होता है। तो अगर कोई गलती से कुछ पूछ ले तो बैरे जवाब में उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं और गालियां तक देते हैं। वेरी बैड, Abusive गालियां भी language। देते हैं ये यार। अजीबो गरीब बल्कि बदतमीज रेस्टोरेंट एडन लेवन साहिब के जहन की इख्तरा है, जबकि ये जो एक अपना ऑयल वेंचर्स जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके ऑनर भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं रेस्टोरेंट को ऐसी जगह बनाना चाहता था जहां आप कुछ भी कह सकें, जो आपका दिल चाहे कर सके और खाने के अलावा आज़ादी के साथ कुछ भी कर सकने का मजा ले सके। यानी इस रेस्टोरेंट में सिर्फ बैरों को बदतमीजी की इजाजत नहीं, बल्कि ग्राहक भी बदतमीजी के लिए मुकम्मल आजाद है। यानी जो दूसरे इंसान आजिज़ आ चुका है, दूसरे लफ्जों में जो फ्रस्ट्रेटेड है, हाँ, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वहां पर जाए। वो वहां पे बैरे अपनी फ्रस्ट्रेशन कस्टमर्स पे निकालेंगे और कस्टमर्स जो हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वहां पे मौजूद वेटर्स के ऊपर निकाल सकते हैं, स्टाफ के ऊपर निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरह की आप इसको कह सकते हैं कि थीम रेस्टोरेंट है ये भी, जहाँ पर ये थीम बना दी गई है कि जी आपने बदतमीजी ही करनी है और जॉब पाने के लिए तो आपका बदतमीज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो तमाम बदतमीज अफराद ये ना सोचें कि उन्हें कहीं जॉब नहीं मिल सकती। आपके लिए भी खुदा ने कहीं ना कहीं जगह खोल रखी है इस तरह की। बिल्कुल। अच्छा खैर, आगे बढ़ते हैं और आप सबको बताते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को आम लाइफ में बहुत ज्यादा पे बैक कर सकती है। अच्छा, घरों को ठंडा रखने वाले पौधे, गर्मी का मौसम आ रहा है और जब गर्मी का मौसम आता है गर्द भी उड़ती ज्यादा महसूस होती है, शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, कमरों में हमें ऑक्सीजन ज्यादा महसूस नहीं होती है। तो इन सब के लिए हम आपको आज बताएंगे कुछ ऐसे पौधों के नाम जो आप लोग अपने कमरे में रख सकते हैं, इंडोर घर में रख सकते हैं और घर का माहौल ज्यादा बेहतर बना सकते हैं उनके साथ आप। बिल्कुल। अच्छा, पौधे घरों को खुशनुमा बनाते हैं, लेकिन इनमें कई पौधे ऐसे भी हैं जो लोगों को सेहतमंद रखने के साथ साथ घरों की गर्मी को भी खत्म करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो एक मैं ऑप्शन आप सबसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो है एलोवेरा का पौधा। एलोवेरा का पौधा एक ऐसा पौधा है जो अगर आप कमरे में रखते हैं तो आपको एक खुशगवार फीलिंग आती है, कमरे में सारी रात ये ऑक्सीजन छोड़ता रहेगा और आपको सोते हुए ऑक्सीजन अगर आपके रूम में मुनासिब हो तो आपको बड़ी अच्छी पुरसकून नींद आती है। और इसके साथ साथ आपके कमरे में जितने बैक्टीरियाज और वायरस मूव कर रहे होते हैं उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आज के दौर में जब कोविड का दौर है तो मुझे लगता है आप लोगों को अपने रूम में, अपने वॉशरूम्स में भी इवन के एलोवेरा के पौधे लाजमी रखने चाहिए। अच्छा, ये एक बड़ी ही एक अच्छी इंफॉर्मेशन एक और पौधे की सूरत में आप सबसे शेयर करने जा रहे हैं। उस पौधे का नाम है वेपिंग फिग। अच्छा, गर्मी की शिद्दत को कम करके फिजा को खुशगवार बनाता है और ये पौधा ऐसी आलूदगी से निमटता है जो आपको फर्नीचर से खारिज होती हुई या फर्नीचर की पॉलिश से डिफरेंट केमिकल्स की सूरत में आपको, अक्सर आप जब नया फर्नीचर खरीदते हैं
तो रूम में अजीबो गरीब सी एक स्मेल आ जाती है। जब आप नया पेंट करवाते हैं तो भी ऐसा ही होता है। तो अगर आप उस सूरत में इस पौधे को अपने कमरे में रखते हैं तो ये आपके कमरे में मौजूद तमाम ऐसी स्मेल्स और तमाम ऐसे केमिकल्स के असरात अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, अगला पौधा है एरिका पाम। माहौल को तो साफ करता ही है और अपनी खसूसियात की बिना पर सांस के मरीजों के लिए बेहद मुफीद साबित होता है। इसके अलावा वो अफराद दायमी नज़ला और ज़ुकाम का शिकार रहते हैं, इनके लिए भी ये दोस्त पौधे का किरदार अदा करता है। वो तमाम लोग जो अस्थमेटिक हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, वो इस पौधे का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अपने घर में ला के रख सकते हैं, क्योंकि पौधों के हवाले से तो वैसे भी है कि आप जब घर में दाखिल होते हैं, जब आपके ग्रीनरी पड़ी होती है तो वो एक तो बहुत एक अच्छा आपको फीलिंग अच्छी आती है, बहुत अच्छा एक एहसास होता है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन जिसकी कमी जैसा कि गर्मी में बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आपके रूम्स में एसी चल रहे होते हैं, रूम लॉक होते हैं, बंद होते हैं, तो पौधे जब मौजूद होते हैं तो ऑक्सीजन की कमी आपके घर में नहीं होने देते। अच्छा, इसी खासियत से मिलता जुलता एक और पौधा है जिसका नाम है स्पाइडर प्लांट। अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है कि ये पौधा 2 से 3 दिन के अंदर 90% तक फिजा में मौजूद जो टॉक्सिक एसिड्स होते हैं और चीज़ें होती हैं, उनको ख़त्म करके फिजा को साफ सुथरा बना देता है। और ये ख़ास तौर पर डस्ट एलर्जी के मरीजों के लिए बहुत बेहतर साबित होता है। अगला पौधा है ड्वार्फ डेट, जिसको लोग आम तौर पर यूज़ करते हैं घर को ठंडा रखने के लिए, और ये बिलखसूस कीमियाई मरकब ज़ाइलिन को ख़त्म करता है, जो कि कार्बन की ही एक किस्म है। अच्छा, इस तरह के पौधे आपकी आम लाइफ को खुशगवार बनाने में बहुत ज़्यादा बेहतर किरदार साबित करते हैं, एक निभाते हैं। अच्छा, बेबी रबर प्लांट। अच्छा, रबर प्लांट के बारे में हमने अक्सर अपने बड़ों से भी सुना है। इसके बेशुमार बेनिफिट्स हैं जो घर की गर्मी को कम करने और कमरों को ठंडा रखने में मददगार साबित होता है। और इसके साथ ही यह पौधा हवा को साफ करता है, और यही वजह है कि इसे घर में लगाए जाने के लिए लोगों को मशवरा दिया जाता है। तो गर्मियों का मौसम आ गया है और आगे जो बहार का मौसम चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों को सांस का मसला रहता है, क्योंकि तरह तरह के फूल खिलते हैं फिजा में, हमें और तरह की चीज़ें घूमती इर्द गिर्द महसूस होती हैं। तो अगर आप इन पौधों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी फिजाई आलूदगी से हम बहुत मुनासिब तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। इसी के साथ अहमद बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अहमद हमारे से कौन सी खबर शेयर करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारी नज़रों से एक खबर गुजरी थी, डिस्कस किया था कि एक जोड़ी थी जिन्होंने ये क्लेम किया था कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा आलू उगाया है। बिल्कुल। और अब उस आलू को गिनीज वर्ल्ड बुक जो है, रिकॉर्ड बुक जो है, उसके अंदर शामिल किया जाए उसका नाम। तो उसके सिलसिले में जब भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोई भी चीज़ शामिल करने के लिए उनको मेल की जाती है, कहा जाता है, तो उस चीज़ के ऊपर पूरी रिसर्च की जाती है कि क्या वाकई ही वो कोई ऐसा उजूबा है दुनिया का जो इस काबिल है कि उसको गिनीज वर्ल्ड जो बुक है उसके अंदर शामिल किया जा सके। आपको बताते हैं कि न्यूजीलैंड की जोड़ी को आलू के बजाय गोड का सुनकर धचका लगा है। गोड एक आप फ्रूट कह लें उसे, जो 2-3 चीज़ों के बीजों के इम्तिजाज के बाद बनता है, पैदा होता है, वो है। जबकि जोड़ी को लगा कि दिखने में वो बिल्कुल आलू की तरह ही होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जोड़ी को लगा कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा आलू उगाया, लेकिन वो गोड था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले मियां बीवी का दुनिया का सबसे बड़ा आलू उगाने का दावा मुस्तरद कर दिया है। ये जो आलू था, ये वजन के लिहाज से 7.8 किलो वजनी था, जबकि ये आलू नहीं था, गोड था। गोड को लौकी और खीरे के जो बीज है उसके मिलाप से तैयार किए जाने वाले फल को अंग्रेजी में गोड कहते हैं। माहिरीन ने तजर्बे के बाद मज़कूरा फल की काश यकीनी बनाई है। शौहर ने अपनी अहलिया डोना के हमरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे बड़ा आलू जो है शामिल करने के लिए उन्होंने कहा था, जबकि ये आहिस्ता आहिस्ता तहकीक सामने आई और तहकीक के बाद ये चीज़ पता चला कि जी वो जिसको ये कहा जा रहा है वो आलू नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा फल है जिसको गॉड का नाम दिया जा रहा है। तो ये सुनकर उस जोड़ी को काफ़ी मायूसी हुई कि जाहिर है कि एक उन्होंने उम्मीद बांधी हुई थी कि दुनिया का सबसे बड़ा आलू उगाने का जो एजाज है वो उनके नाम जाएगा, लेकिन रिसर्च करने पर मालूम हुआ कि वो गोड है, जिस पर जोड़ी ने यह भी क्लेम किया कि इसका टेस्ट बिल्कुल ही आलू की तरह है, इसको खाने में भी ये आलू की तरह है।
दरखास्त मुस्तरद होने पर मियां बीवी ने मायूसी का इजहार किया, जबकि वो दोबारा जायजे की दरखास्त भी दायर नहीं कर सकते क्योंकि माहरीन के पास गौड का DNA नमूनों के साथ मौजूद है। अच्छा, इसमें यह होता है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में क्लेम करते और उसको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं, तो आप उसको रीचेक, जो आप कह सकते हैं कि उसके लिए क्लेम करते हैं कि इसको दोबारा चेक किया जाए, ये वाकई वो चीज़ है जिसका दुनिया में इससे पहले वजूद मौजूद नहीं था, ये हमने ही इसको उगाया है, ये हमने ही इसको तख्लीक किया है। लेकिन क्योंकि अब ये एक ऐसी चीज़ थी जिसका बाकायदा तौर पर टेस्ट है, जिसका DNA मौजूद है, तो इसलिए इसको क्लेम नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी मायूस कुन बात होगी उस जोड़ी के लिए जिसने इसको उगाया और फिर वो इस इंतज़ार में थे कि उनका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। ज़ाहिर एक बहुत बड़ा एजाज़ है शामिल होना, आप कुछ अगर ऐसा करते हो वहाँ पर आपका नाम। खैर, इसी के साथ ही चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आके बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ।